चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इंडियन सोसाइटी 12th क्लास की फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जिसमें हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरह से कास्ट एंड ट्राइब जस्टिफाई करते हैं और परपेचुएट करते हैं इनइक्वालिटी को। ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं और इनइक्वालिटी को जस्टिफाई भी करते हैं, परपेचुएट भी करते हैं। कल हमने जब इस कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमारे केस में मेजॉरली जिसका जिक्र हुआ था वो ये हुआ था कि इंडियन कास्ट सिस्टम और अफ्रीकन रेस सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। हमने उसे डिटेल में समझा था। आज हम आगे बढ़ेंगे। हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अनटचेबल की। सीधी सीधी बात कहें तो आज हम जिनका जिक्र करने जा रहे हैं वो दलित वर्ग हैं। दलित का मीनिंग है डाउन ट्रॉडन। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना तो ये शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है और ना ही भीमराव अंबेडकर अपनी राइटिंग्स में इसका किसी तरह से कोई यूज़ करते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर के जो एक्सप्रेशंस थे, जो उनके कंसर्न्स थे इस कम्युनिटी को लेकर के, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते थे जैसा मीनिंग इस टर्म के साथ अटैच किया गया है उससे। लेकिन भीमराव अंबेडकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस शब्द के समर्थक नहीं थे। वो इसके समर्थक नहीं थे, इनफैक्ट आप उन्हें कह सकते हो कि ओपोनेंट थे। वो इस शब्द के ओपोनेंट थे। एक नाम और दिया गया था 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा, इसे नाम हरिजन दे दिया गया था। द पीपल ऑफ गॉड, उनके खास लोग, तो इस तरह का नाम दिया गया था। भीमराव अंबेडकर इस शब्द के भी खिलाफ थे और इवन वो कम्युनिटी भी इस शब्द के खिलाफ थी। हरिजन खुद को हरिजन कहना पसंद नहीं करते। वो ये मानते हैं कि इस नाम के चादर के पीछे हमारे साथ हुई अब तक की एट्रॉसिटीज़ को छुपाया जाता है, हम पर हुए उत्पीड़न को दबाया जाता है और हमारे साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है उसको कंसील करने के नाम पर हमारे साथ जो डिप्रीवेशंस अटैच्ड हुई हैं उसको भी कंसील कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो आप तो उन्हें इज़्ज़त देने के नाम पर ऐसा सोचेंगे कि मैं कहूँगा हरिजन, बट ऐसा नहीं है। वो इसे लाइक नहीं करेंगे। वो इसी वर्ड को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, दलित। ओके, 1970s में मुंबई में राइट्स हुए थे। उन राइट्स में जातियों का महत्व बहुत था और बहुत अहम भूमिका रही इस दलित कम्युनिटी की भी। तो ये काफ़ी उभर कर के आए। एक वर्ग जो इन्हें एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था, वो ग्रुप था दलित पैंथर। तो दलित पैंथर्स ने 1970 में मुंबई के क्षेत्र में हुए दंगों के दौरान ये शब्द दलित बहुत फेमस कर दिया, दैट वर्ड दलित। तो ऐसे में उसके पहले भी, लेकिन उसके बाद तो ये एकेडमिक्स के अंदर ये वर्ड एक तरह का जेन्युइन वर्ड ही हो गया जब भी आपने बात करनी है अनटचेबल्स की। तो एकेडमिया जो है, जो एक शिक्षित वर्ग है, जो मीडिया है, जो इंटेलेक्चुअल सर्किट्स हैं, उनके बीच में जब एक एक्सेप्टेबल टर्म्स इक्विवेलेंट टू द दलित हो गया है, इक्विवेलेंट टू द अनटचेबल्स हो गया है, वो दलित ही हो गया है। और इसे अच्छी पॉपुलैरिटी दिलाने का काम इन दलित पैंथर्स ने किया था। मुंबई के क्षेत्र की ये बात है, 1970 के समय की बात है। मुद्दा यहाँ पर आता है कि जब हम बात कर रहे हैं अनटचेबल्स की तो हम किन की बात कर रहे हैं। हमने अब तक ये देखा है 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण, आप बताएंगी मीना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इधर उधर से कोई बताएगा तो फिर मैं उसको थोड़ा ठीक कर दूंगा। हाँ, चौथा शूद्र। ठीक है। अब इनके बीच में कहीं आते हैं अनटचेबल्स? नहीं, इनके बाहर आते हैं अनटचेबल्स, तो इनके बाहर रखा गया। तो इन्हें हम वर्ण व्यवस्था के तहत देखते हैं तो इन्हें आप सवर्ण भी कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। ये वर्ण के बाहर आते हैं तो इन्हें आप अवर्ण कहते हैं। ये कास्ट की अंदर डिफाइन होते हैं तो इसे फिर आप आउटकास्ट भी कह देते हैं। तो एक तरह से अनटचेबल वो हैं जो इस कास्ट की हियरार्की से भी बाहर हैं, आउटकास्ट हैं, जो अवर्ण कहलाए जाते हैं। आई बात समझ में? आप अगर इनकी बात करें तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनका जिक्र उसी समय में हुआ करता था। नहीं, बाद में आकर के जब आप मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, इनके साथ जो मोस्ट लेजिटिमेट टर्मिनोलॉजी जोड़ी गई है, जिसके विषय में कुछ इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि अगर सिर्फ इन्हें उसी नाम से पुकारा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो है शेड्यूल कास्ट।
SC। देखिए 1935 में जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही लिस्ट प्रिपेयर की गई थी, जिन्हें आप शेड्यूल्स कहते हैं, और जिनमें इस तरह की अब तक की डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनको लिस्ट किया गया था, जिसमें दो कम्युनिटीज़ मेनली लिस्ट की गई थी। एक शेड्यूल ट्राइब थे, दूसरी शेड्यूल कास्ट थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही शेड्यूल्ड लिस्ट के अंदर जिन कास्ट का नाम आ चुका था वो शेड्यूल्ड कास्ट हो चुकी थी। ये शुरुआत प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ही हो गई थी। उसके बाद आज़ादी के बाद जब देश संवैधानिक रूप में आगे बढ़ा है, देश ने भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को एक्सेप्ट किया है, जैसे कि 1935 में एक्ट में था। ओके, तो आज ये दो नाम एग्जिस्ट करते हैं। आप जिन दलित की बात कर रहे हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट ही कहा जाता है, या उन एससीज़ को आप दलित कह करके पुकारते हैं। तो ये हैं जिनको हम बात कर रहे हैं इस अनटचेबल के रूप में। कभी भी गलती मत करिएगा कि आप शूद्रों की बात कर रहे हैं। शूद्रों की जब भी बात होती है तो ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जिनमें कि शेड्यूल ट्राइब है, जिनमें कि शेड्यूल कास्ट है, तो इनमें से एक और क्लास है जो बैकवर्ड है, जो डिप्रेस्ड है, बट अदर देन द शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, तो वो है द बैकवर्ड क्लास विच इज़ अदर देन द शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, दैट इज़ द अदर बैकवर्ड क्लास, तो OBC। तो हमारे देश में बैकवर्ड क्लास माना गया है ST को, बैकवर्ड क्लास माना गया है ST को। इन दोनों से अदर जो है वो है अदर बैकवर्ड क्लास। ओके, क्योंकि वो इनकी श्रेणी से अलग है। ये मेनली शूद्र हैं। OBCs आर मेनली शूद्र जो वर्ण व्यवस्था में आते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज जिनके पास भी OBC सर्टिफिकेट्स हैं, ये कोई आर्टिजनल ग्रुप रहा होगा, जैसे लोहार, जैसे कुम्हार, जैसे कि तरखान, ये सारे वर्ग जितने भी हैं दे आर OBCs, दे आर द शूद्रास। ये हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आने वाले। इन्हें कभी भी गलती मत करें कि शूद्र मतलब कि आप बात कर रहे हैं अनटचेबिलिटी, नहीं नहीं, वो अवर्ण है अनटचेबल, दैट इज़ SC, दैट इज़ दलित। ओके, तो इन दोनों के लिए अंतर है। इनको कहा गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। जो OBC हैं वो कौन है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। डन। इनके लिए प्रावधान 1990 में आए हैं, इनके लिए प्रावधान 1990 में आए हैं। इनके लिए रिजर्वेशन का समय तब आएगा, उसके पहले नहीं। कमीशन बने थे, दो कमीशन बने थे, एक काका कालेलकर का कमीशन बना था और एक BP मंडल का। लेकिन वो कमीशनों की सिफारिश जो लागू हुई है वो VP सिंह की सरकार के समय में 1990 की बातें हैं। उसके बाद फिर इनको रिजर्वेशन मिलेंगे, लेकिन इनसे बहुत पहले, आज़ादी से भी पहले, अंग्रेज़ों के समय से वो जो रिज़र्व प्रोविजंस हैं वो इनको मिल रहे हैं ST SC को। ओके, वो इनको मिल रहे हैं ST SC को। इतनी बात समझ में आई? अब हमें कोई डाउट तो नहीं? क्लैरिटी है? वेरी गुड, बस यही क्लियरिटी होनी चाहिए थी। चलिए अब हम चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। जब हमने अनटचेबल्स की बात की तो वो लाइन भी जस्टिफाई हो जाती है, जिस लाइन में ये लिखा गया है कि एक्सट्रीम एंड पर्टिकुलरली विशियस एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अनटचेबिलिटी क्या है? इज द एक्सट्रीम एंड पर्टिकुलरली विशियस एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम दैट प्रिस्क्राइब्स स्ट्रिंजेंट सोशल सैंक्शंस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ कास्ट विच आर रिचुअली इम्प्योर कास्ट। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत ही एक्सट्रीम और एक विशियस एस्पेक्ट, यानी कि किसी भी तरह से कोई वर्चुअस एलिमेंट उनमें ना आ पाए, कोई वर्चुअस एस्पेक्ट डेवलप ना हो, इस तरह का एक विशियस साइकिल उनकी लाइफ में डेवलप कर दिया जाता था, जिस चक्कर में पढ़ कर के उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परिस्थितियाँ वहीं बनी रहती थी। बहुत ही एक्सट्रीम यानी कि हार्श। क्या था? स्ट्रिंजेंट सोशल सैंक्शंस इनके खिलाफ लगाई जाती थी। ओके, सोशल सैंक्शंस का अर्थ यहाँ पर यह है कि बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे इन पर, बहुत सारे प्रतिबंध, जिनको हम अभी समझेंगे कि वो कौन कौन से प्रतिबंध हुआ करते थे, जिन प्रतिबंधों के कारण ही इनका जीवन एक विशियस साइकिल में बदल जाता था, एक नकारात्मक परिवर्तन आता था जीवन में, जिसमें से बाहर आने और उसके सुधार के
मार्ग सभी बंद हो जाते थे, कोई रास्ता नहीं बचता था कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। आई बात समझ में? अगर हम अनटचेबिलिटी की डायमेंशंस की बात करें तो 3 डायमेंशंस हो सकती हैं। एक्सक्लूजन, कि बहुत सारी पार्टिसिपेशन से, बहुत सारी स्टेक होल्डरशिप से इन्हें एक्सक्लूड रखा जाता था। ह्यूमिलिएशन एंड सबॉर्डिनेशन, उन्हें प्रताड़ना दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें सबॉर्डिनेट बनाया जाता था अपने। एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी। इन सभी के अंदर सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई जाती थी कि ऐसा माना जाता था कि ये इम्प्योर सेगमेंट है, ये पॉल्यूटेड सेगमेंट है। इसकी वजह से इसके लिए नियम आया डिस्टेंस पॉल्यूशन, यानी कि आपको पॉल्यूशन से एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बने। और उन नॉर्म्स में से ये नॉर्म बना कि इनकी टच, इनका स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, इनकी छाया भी आप पर नहीं पड़नी चाहिए। ये नियम भारत भर में ही लागू थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये बड़े सख्त थे। जैसे कि दक्षिण भारत में ये बहुत स्ट्रिंजेंट मैनर में फॉलो होते थे। अगर एक दलित की शैडो भी आप पर कास्ट हो जाती है, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, शैडो भी आप पर कास्ट हो जाती है, उसके 2 नतीजे निकलते थे। एक, जिस पर कास्ट हो जाती थी, जिस पर परछाई पड़ जाती थी, उसे पवित्रता से जुड़े रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते थे, उसे वापस से रिचुअल प्योरिटी गेन करनी पड़ती थी। और जिसकी पड़ी होती थी, माना जाता था कि उसने सामाजिक नियमों की उल्लंघना की, और ऐसे में अब ज़रूरी है कि उसको हार्श पनिशमेंट दी जाए, तो उसको सज़ा दी जाती थी, और जिस पर पड़ी होती थी उसे पवित्र होना पड़ता था। ऐसे कुछ कुछ सीन्स आपने स्वदेश मूवी में देखे भी होंगे, आप देख सकते हैं उस मूवी में ऐसे सीन्स हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखा करें, फिर आपको समाज पर किए गए उन विचारों का अर्थ समझ में आएगा। अब यही कारण है कि आपको पनिशमेंट दी जाती है, तो आप ऑलवेज़ अवॉइड करेंगे कि आपका स्पर्श या आपकी परछाई किसी पर पड़े। तो आप हमेशा खुद अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं, आपको अलग रखा जाता भी है, आप रहना भी चाहते हैं। आप जब गली में मोहल्ले में आते हैं, आपको एक डंडा दिया जाता है, आप उसकी आवाज़ करते हुए आते हैं, पता लग जाता है आप आ रहे हैं। कई और तरीके भी बनाए जाते थे। आपके गले में हांडियाँ लटकाई जाती थी और आपकी कमर में पीछे बांसवाड़ी से निकला बांस का छज्जा बांध दिया जाता था, ताकि आप चलते चले जाएं और आपके पीछे सफाई होती चली जाए, यानी कि किसी तरह से कोई इम्प्योरिटी पेनिट्रेट ना कर पाए। तो इस तरह के नियम बनाए जाते थे। ठीक है, यही आइडेंटिफिकेशन मार्कर भी होते थे कि वो दलित चला आ रहा है और ये इससे बचना है हमको। ओके, वस्त्र से तन ढकने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। दक्षिण में तो औरतों को अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कवर करने की अनुमति नहीं थी। मॉडर्न इंडिया में बहुत लंबे संघर्ष चलने के बाद ये अनुमतियाँ प्राप्त हो पाई कि वो अपना बस्ट रीजन क्लॉथ के साथ कवर कर सके। अदरवाइज़ उन्हें बेयर चेस्ट रहना पड़ता था, क्योंकि ये अपर कास्ट के लिए ही रिजर्व था कि वो अपने शरीर को ढकें। लोअर कास्ट ये नहीं कर सकते थे, दलितों को इसकी अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो दैट वाज द सिस्टम। ओके, ये सिस्टम सिर्फ ऐसा ही नहीं था, इसमें बहुत इंट्रिकेट मैनर में नियम बनाए गए, जिससे उन्हें बहुत सी चीज़ों से वंचित रखा गया। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि आप इम्प्योर हैं, आपका टच नहीं होना चाहिए, आपकी शैडो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही ब्रॉड सेंस में रूल्स बना करके आपको हर स्टेप पर डिप्राइव कराया गया, हर जगह से, और फिर आपको पार्ट भी बना के रखा। ध्यान से देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको काट के अलग कर दिया, आपको हिस्सा भी बनाए रखा और आपको हिस्सेदारी नहीं दी। समझ में आई? यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बट you are having no stake. That is the system. You are having no voice to change anything, to change for the good. That is the actual reason of the vicious cycle, na? When you are having no voice, how will you change that platform for the good of you? You cannot change that. Okay? तो वो कैसे किया जाता था? जैसे कि जलाशयों से जल लेने की अनुमति ना देना,
जलाशयों से जल लेने की अनुमति ना देना, जैसे दिन, त्योहार, विवाह, शादियाँ, समागम, समारोह में सम्मिलित ना करवाना, पार्टिसिपेट नहीं होने देना, जुलूस, जलसे, प्रोसेशंस में हिस्सा नहीं आने देना। तो इन चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि आप रिचुअली इम्प्योर हैं। लेकिन इन्हीं जगह पे आपको शामिल करना कैसे? आप आएँ और ख़ुद को सेल्फ ह्यूमिलिएट करें, आप आएँ और लोगों के लिए हंसी का पात्र बने, आप आएँ और ख़ुद को सेल्फ डिफेम करें। ये करना है आपको आकर के सबके बीच। तो आप आएंगे, खुद को अजीब तरीके का नाच दिखाएंगे, अजीब से तरीके का कोई कर्तव्य दिखाएंगे, जिनसे आप खुद को ही ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अपने आप को पोक कर रहे हैं, अपने आप को मजाक कर रहे हैं, और लोग हंस रहे हैं आपकी ओर देख के कि वो इसी लायक है, यही है, यही है। ऐसा देखा होगा आपने सीरियल्स में। और आप ये मान के, समाज ये मान के चल रहा है वो भी तो हंसा ही रहा है, वो भी तो खुशी है, उसको बना ही, उसकी मानसिकता ऐसी कर दी जाएगी। ये उससे इसलिए करवाया जाता है कि जैसे एक समय में एक भूमि में आपने एक एज ग्रुप को तो मना लिया कि तुम हमारे सबॉर्डिनेट हो, पर यह भय है ना कि अगले वाली जनरेशन कहीं एक्सेल ना कर जाए, वो कहीं इस परंपरा से बाहर ना हो जाए। तो फिर यह भी निश्चित करना जरूरी है कि निरंतरता बनाई रखी जाए। इसके लिए इन्हें इन सभाओं से, समारोहों से, समागमों से अलग रख देंगे। एक समय में इनके समारोह समागम अपने हो जाएंगे और फिर ये प्रतिद्वंदी बन जाएंगे, कॉम्पिटिटर। ये नहीं चाहिए अपन को, कंपटीशन नहीं चाहिए, सबॉर्डिनेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या है, इनको बुलाना है यहाँ पे और इन्हें चेताना है और याद दिलाना है ये कौन है। तो ये हमेशा सेल्फ ह्यूमिलिएट करें, ताकि जो इनके बच्चे साथ में खड़े हो छोटे छोटे, उनको पता रहे कि पिताजी ऐसा करते थे तो हमें भी करना ही है, और वो भी उस सेल्फ ह्यूमिलिएशन का पार्ट बने। तो अपने बच्चे को ही लेकर के कभी वो कर्तव्य करके दिखाना या उसके साथ करके दिखाना, बच्चे भी उसमें शामिल हो रहे हैं, वो भी करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत एम्फसाइज की जाती थी। आई बात समझ में? एक सेल्फ ह्यूमिलिएशन, एक सेल्फ डिफेम, एक सेल्फ डिसरिस्पेक्ट के प्रोग्राम रखे जाते थे जिसमें ये लोग आया करते थे। ड्रम बीट करने की इनको जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसमें पता रहे कि इनका काम यही, तो शामिल कराते थे, लेकिन ऐसे डिग्रेडेड जॉब्स में। इसके अलावा बहुत सारे जेस्चर ऑफ डेफरेंस हुआ करते थे जो इनको कहा जाता था करने को, कि वो करना है। जैसे पगड़ी होगी, लेकिन पगड़ी अपने हाथ में लेके खड़े रहना है। पगड़ी सिर पे नहीं होनी चाहिए, हाथ में होनी चाहिए। जब भी ऊंची जाति के लोग आएंगे, जब भी कोई वहाँ सभा में एंटर होगा, आप सभा में शामिल रहेंगे, पगड़ी हाथ में होगी, प्रमाणित होगा कि तुम कौन हो। ये चीज़ तुमको करनी है। अपने जूते अपने हाथ पे नहीं तो सर पे रख के खड़े रहना, पगड़ी हाथ में या पगड़ी नीचे, जूते सर पे। तो आपने कुछ फिल्मों में ये सीन भी देखे होंगे, चप्पल या जूते सिर पर रख करके खड़े हैं, कि वहाँ पर जब आपको शामिल होना है तो आपको ये करना है। ये दूसरा एक्ट है जो डेफरेंस का एक्ट है, जिससे आपको सदैव पता रहे कि आपका स्थान क्या है। आपको हमेशा ही या तो निर्वस्त्र या गंदे ही कपड़े पहनने, स्वच्छ कपड़े पहनने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह के बहुत सारे डेफरेंस के जेस्चर्स डेवलप किए गए थे, जिसके माध्यम से निरंतरता प्रदान की गई इस प्रथा को। और यही रहा तरीका था उन्हें अपने सबॉर्डिनेट बनाने का और उन्हें ह्यूमिलिएट करने का, यही तरीका रहा। ये कहानी यहीं नहीं रुकती है। आप अगर ये कहें कि भाई इतना ही करा करके उन्हें छोड़ दिया जाता था, नहीं, दौर एक्सप्लॉयटेशन का भी तो आएगा, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। तो अनटचेबिलिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उनसे बड़े पैमाने पर बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, बेगारी कराई जाती थी, यानी कि अपने खेतों में या तो मुफ्त में काम कराया जाता था या फिर उन्हें अपना दास ही बना लिया जाता था, उनसे अपना काम करवाया जाता था। उनकी पत्नियों को डिफेम किया जाता था, उनकी औरतों को भोग विलास की वस्तु समझ करके भोगा जाता था। जो भी चीफ रहा करते थे सोसाइटी के, ये कोई भी हो सकते हैं, लाला हो सकता है या ये राजा हो सकता है या फिर कोई भी सेना का अधिकारी बड़ा हो सकता है या कोई छोटा सुल्तान हो सकता है या किसी प्रिंसिपैलिटी का हेड हो सकता है। बीट एनीबडी, एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसके अंदर आप इस समय बंधुआ मजदूरी में हैं, या जिसके अंदर आप इस समय एक फोर्स्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, या जिसके क्षेत्र में आप आते हैं, तो वहाँ पर जो मेल है वो ऑलवेज़ नज़रें झुका करके ही जिए। इसका सबसे पहला तरीका ये है कि उनकी जो फीमेल है उनको आप डिफेम कर दीजिए, उनको भोग विलास की वस्तु के रूप में आप भोगिए और उनका इस्तेमाल करिए, ताकि फिर
उसके आगे जन्म लेने वाले जो वंशज हैं उनमें कभी भी वो जो सामाजिक सम्मान की भावना है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट या जो डिग्निटी का थॉट है, वो इम्बाइब हो ही ना पाए, वो उसके अंदर आ ही ना पाए। इसकी वजह से भी ये निरंतरता फिर बनी रहेगी। और समाज का समर्थन था इन चीज़ों को, किताबें, स्क्रिप्चर्स या ग्रंथ इसकी खंडना हमेशा करते रहे हों, लेकिन जो समाज उस समय में बसता रहा वो ऊपर के स्तर पर इसकी समर्थन करता रहा। मुखर होकर के खुल कर के ये चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन जब आप किसी की मर्जी पर हैं, जब आप मुक्त नहीं हैं, मुफ्त नहीं मुक्त, जब आप मुक्त नहीं हैं, यू आर नॉट फ्री, तो व्हाट एल्स यू कैन डू, यू आर नॉट मुक्त, तो फिर आपकी मुक्ति का कारण कोई और है, तो वो चाहे तो आपको कैद करे, चाहे तो मुक्ति दे दे। तो ऐसी परिस्थिति आपकी बनाई जाती थी। तो आपको उस समाज में हिस्सेदारी दे करके प्रगति का कोई मार्ग नहीं दिया, लेकिन आप अवनति की ओर बढ़ते ही रहें, विशियस एस्पेक्ट, अवनति की ओर बढ़ते ही रहें। इसके सारे तरीके बैठ करके तैयार किए गए कि वो क्या हो सकता है जिससे हमें इनको अवनति की ओर बनाए रखना है। क्योंकि जहाँ ये प्रोग्रेस की ओर बढ़े, चाहे हार्डवर्क के दम पर, चाहे नॉलेज, कुछ इनोवेशन या डिस्कवरी के रूप में, या फिर एजुकेशन की ही वाया, तो फिर ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हर पॉसिबल मैनर में वो किसी डिस्कवरी इनोवेशन का विचार तक ना ला पाएँ, वो एजुकेशन के विषय में सोच तक ना पाएँ, वो प्रगति नाम की चीज़ से अपना संबंध कभी बना ही ना पाएँ। इसके लिए उनके साथ सामाजिक रूप में ऐसी चीज़ें रखी गई। तो ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक डेलिब्रेट कंडक्ट था सोसाइटी का, जिसके तहत उन्हें डेलिब्रेटली ही उस सबऑर्डिनेटेड पोजीशन में रखा गया। जिसके लिए ज़रूरी था उनका ह्यूमिलिएशन होना, वो किया गया। जिसके लिए ज़रूरी था बड़े स्तर पर उन्हें एक्सक्लूड करना, बहुत सारे रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म्स और स्टेक होल्डरशिप फ्रेंचाइजी से उन्हें एक्सक्लूड किया गया। और जिसके लिए ज़रूरी था उन्हें एक्सप्लॉइट करना, तो उन्हें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक हर तरह से एक्सप्लॉइट भी किया गया है। आई बात समझ में? आप किसी को शारीरिक रूप में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो 16 घंटे काम करने के बाद भी आंखें उठाकर आपको देख रहा है, अभी भी ये उसका फुल एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपका काम कराने की क्षमता खत्म हो गई, उसकी करने की नहीं गई। अब फर्दर उसका और एक्सप्लॉइटेशन क्या हो सकता है? आप उससे धार्मिक रीति रिवाज, मान्यताओं के अधिकार छीन लें, लेकिन अभी भी वो स्वयं पर फेथ रखते हुए आपकी आंखों में देख रहा है। अब फर्दर क्या कर सकते हैं? आप उसके बच्चों को, परिवार को बंधुआ मजदूर बना लें, लेकिन अभी भी वो तटस्थ है। तो फिर बात आती है उनके घर की नारियों के सम्मान को कॉम्प्रोमाइज़ करना। फिर वो पॉइंट आता है जब उनकी नज़रें आप झुकवा लेते हैं। तो इस तरह से वह कभी भी आपके साथ उस स्तर पर ना आ पाएँ, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर ना आ पाएँ, इसके प्रयास भरसक किए गए थे। तो इस तरह से एक अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया और कास्ट सिस्टम ने जस्टिफाई किया है इस इनइक्वालिटी को और परपेचुएट किया है इस इनइक्वालिटी को। दैट इज़ द कंसेप्ट। इसमें इसको बढ़ावा ही देने का काम किया है। मैं सन 2005 अगस्त महीने की रोहतक सोनीपत हाईवे पर आने वाले गोहाना नाम के क्षेत्र की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। वाल्मीकि कॉलोनी है वहाँ पे गोहाना में, और हरियाणा जाइए पता चल जाएगा, वाल्मीकि कॉलोनी है। एक दलितों का लड़का था और उसकी जाटों के लड़कों के साथ बहस हो गई, झड़प हो गई, और ऐसे में दलितों के हाथों एक जाटों का लड़का मर गया। अगले दिन जो घटना हुई वो भारत ही नहीं, विश्व भर के अखबारों के और न्यूज़ चैनलों की कहानी बनी। प्रशासन की मौजूदगी थी, रोकने की क्षमता किसी में नहीं थी, और वार्निंग इशू कर दी गई थी जाटों के द्वारा, और अगले दिन वाल्मीकि नगर के वो घर जो हैं वो जला दिए गए। लोग पहले ही घरों से जा चुके थे, उन्हें पता चल चुका था, प्रशासन था, जानकारी थी, सब कुछ था, लेकिन ये खुलेआम किया गया, समाप्त कर दिया गया। ये पनिशमेंट थी। एक जो स्कफल, एक जो झगड़ा हुआ उनके बीच, उसमें जो दलितों के द्वारा एक जो जाट लड़का मरा, दैट वाज द रिटेलिएशन। ये रिटेलिएशन इस सेंस में था कि ये बात ठीक है कि जो तुमने किया सो किया, लेकिन तुमने किसके साथ किया पता होना चाहिए। जो तुमने किया सो किया, ठीक, किसके साथ किया ये पता होना चाहिए, उसका नतीजा दूंगा। आप सुनते होंगे ऐसा दलितों को भोगना पड़ा। वैसे मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूँ, ये आदिवासियों की है,
कहानी कलिंग नगर हाईवे की है और ये सेंट्रल उड़ीसा का जिक्र करने जा रहा हूँ मैं। आदिवासियों के द्वारा एक स्टील कंपनी के द्वारा एक ज़मीन की घेराबंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था और उस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए सरकार के आदेश थे। किसी भी कीमत पर पुलिस को उन्हें वहाँ से खदेड़ना था। पुलिस ने उन्हें खदेड़ते हुए गोलियाँ चलाईं, 23 लोग मारे गए। जो लोग मारे गए उनकी लाशें पुलिस की कस्टडी में थीं। अगले दिन जब आदिवासियों को वो लाशें वापस की गई तो बाहें कटी हुई थीं। जो मेल थे उनके जेनिटल ऑर्गन्स काटे गए थे और वुमेन की ब्रेस्ट काट दी गई थी। तो इस तरह से अंग भेद करके वापस किए गए थे। तो ये एक मैसेज था कि डोंट डेयर अगेन, दोबारा जुर्रत मत करना सड़कें रोकने की, वरना बता दिया जाएगा तुम कौन थे और तुम क्या हो। तो दैट वाज द थिंग। और ये प्रशासन के तहत हुआ है, इस तरह से उत्पीड़न हुआ है समाज के अंदर। तो इस पहलू को और हर पहलू को जानना ज़रूरी है जब हम हाई हैंडेड मैनर में कुछ घटनाओं से डील करना चाहते हैं कि भाई ये इस तरह से अब उग्र हो गए हैं तो अब इनका सफाया ज़रूरी है। बट देखिए, उग्रता के पीछे के कुछ कारण भी हैं। शायद समाज को और समय दे करके बदलना है, तब जा करके वो ठीक हो पाएगा। तो ये आदिवासियों के साथ था और यही वाल्मीकि नगर की कहानी है। लोग क्या करेंगे, आनन फानन में जब ये सब हो गया, मंत्री जी ने फंडिंग दी, घरों को फटाफट दोबारा खड़ा किया गया और गुलाबी रंग से दरवाजे पेंट किए गए, बगल में येलो कलर, और वाल्मीकि जी की मूर्ति लगा दी गई वहाँ पर। लोगों को कहा वापस आओ, घरों में वापस आओ। लोग क्या करेंगे, ज़िंदगी तो जीनी है। लोग वापस आए जीवन में, फिर उत्थान आया, सोफ़े खरीदे, कमरों में रखे और उन्हीं सोफ़ों पे बैठे एक पर्सन इंटरव्यू दे रहा है। किताब में उसका इंटरव्यू छपा हुआ है कि अब क्या कर सकते हैं, जीवन तो जीना है। कहते परिवर्तन ये है, समाज समस्या ये कि जाटों को तकलीफ़ है एक चीज़ से, वो ये कि हम में से अब कई लड़के मास्टर्स की डिग्री कर चुके हैं और हम लोग अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में प्लेस हो चुके हैं, हम लोग काम करने लगे हैं, हमारी सैलरीज अच्छी हो गई, हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो गया है और हम लोग वो जो ऑक्यूपेशन कैटेगरी की हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, हम उससे बाहर जा चुके हैं। हम अब एक नए जीवन शैली में, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, पैसे वाइज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो ये बता रहा है कि जो हमारा युवा है उसमें एस्पिरेशन बहुत है। वो नाइकी, एडिडास और ब्रांडेड कपड़े तो शायद नहीं अभी अफोर्ड कर पा रहा, लेकिन उनकी भी एक सर्ज हुई है, उनकी भी एक मांग है। इसलिए फर्स्ट कॉपीज़ और इमिटेटेड वर्जन ऑफ नाइकी, एडिडास और बाकी ब्रांडेड कपड़े वो पहन रहा है। उसका जीन और शर्ट पहनने का वो अंदाज़ है, वो एक तरह से इन्हें कॉपी नहीं कर रहा है, वो इन्हें बता रहा है कि अब मैं तुम्हारे बराबर हूँ, हम एक मुक्त समाज का हिस्सा हैं। तो आप देखेंगे भी कि बड़ी तेज़ी से एक समय हुआ करता था, आप याद करिए, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, लोकल ब्रांड्स वर वेरी फेमस, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती थी। जैसे कि जूता मजबूत है कि नहीं। जैसे मैं आज भी आपको बता दूं, एक जूता आता है गोल्ड स्टार, मैं वैष्णो देवी गया था तब लेकर के गया था, पहन के भी गया था, टूटता ही नहीं वो। उसके बाद सैर भी करता रहा, ख़त्म ही नहीं हुआ। कुछ ख़राब हुआ तो छोड़ा मैंने। बड़ा सस्ता होता है, 300 रुपये 250 का आ जाता है। तो देखिए, क्वालिटी है, मजबूती है। लेकिन आज आप बाज़ारों में क्या खरीद रहे हैं, नोटिस करिए, नाइकी की फ़र्स्ट कॉपी, क्या लाइन बोली जाती, ओरिजिनल 8000 था, 1200 का मिल रहा है, चक। और क्या बोला जाता है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, पता किसी को नहीं कौन सी कॉपी है ये, बट बोल रहे हैं एडिडास की फर्स्ट कॉपी, फलाने की, पता भी नहीं लग सकता, कि कोई कमी नहीं निकाल सकता। टी शर्टें नुमेरो ऊनो से लेकर के हर ब्रांड की कॉपियाँ, टॉमी से लेकर के हर ब्रांड की शर्टें, स्वेटर आप देख लीजिए, आम ही मिलेंगे आपको हर ब्रांड के। क्या हो रहा है, 2 तरह के आउटलेट डेवलप हुए हैं जलंधर में ही। उसको बांटती है जीटी रोड। जीटी रोड के उधर है एक रैनक बाज़ार जहाँ पे वो दुकानें हैं, और जीटी रोड के इधर है एक मॉल टाउन के मॉल। वो जीटी रोड के उधर जो रैनक बाज़ार है उसमें जान पहचान के दोस्त लाए, जो दोस्त जैसे एक लड़के ने दुकान खोली कपड़ों की आजकल। वो कहते हैं अपने यार बेली दुकान, अपने दोस्त की दुकान है, सारा माल है उसके पास, जाओ। वो बड़े बड़े 2 लिफाफे खोलता है और उसमें से निकाल के देता है शर्टें। वो आपको समझाता है, कहता सारा माल बॉम्बे उतरता है, बॉम्बे से आता है, सारा ओरिजिनल, बहुत फॉरेन का, स्टोन वॉश हुआ हुआ है, इसलिए लिफाफे में बंद किया हुआ है, प्रेस करके पहन लेना। एक चीज़ का एक ही पीस मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, सारा इम्पोर्टेड है, सब कॉपी ही, और वो आप ले रहे हैं। लेकिन उसके इधर जो मॉल है वहाँ पे ओरिजिनल है, 6000 की चीज़ है, वहाँ पे आपको चीज़ 800 की मिल रही है। आप कह रहे हैं कि 4 जोड़े